जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत! गाड़ी दूषित कर दी अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या? रियासत का सेना सचिव हूं, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन यंग, निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। त्याग कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। जय भीम, 26 नवंबर को संविधान दिवस था और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की मौजूदगी में जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने काफ़ी ऐसी ठोस बातें कही जिसकी चर्चा समाज के बीच में हो रही है। उन्होंने उन लोगों के मुद्दे को उठाया जिनके मुद्दों को आम तौर पे इतने बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति या तो नहीं उठाता, इग्नोर करता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के एस चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, ऐसे मौके पे जिस तरीके से बयान आया, काफ़ी महीन बातें कही, आराम से बड़ी बड़ी बातें कह गई प्रेसिडेंट, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो मुद्दे वो उठा रही थी कहीं ना कहीं वो जो समाज का कमज़ोर तबका है उससे जुड़े हुए मुद्दे थे। वो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सोशल डेमोक्रेसी है, उसकी जीत है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रपति बन सकती थी। और ऐसा उन्होंने दिखाया भी, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई मैं यहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो किस तरह मैं पहुँची हूँ, पूरा उन्होंने अपनी जर्नी बताई। हाँ, जर्नी को बताया और जर्नी में ही उन्होंने जो इश्यूज थे उनके बारे में चर्चा की। जो मेन इशू जो उन्होंने रेज किया वो इशू है कि जेलों में जो लोग बंद हैं उनकी क्या कंडीशंस है, वो किस समाज से आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि मैं जो नहीं कह रही हूँ उसको भी आप समझिए। तो सामाजिक तौर पे हमारी जो समस्या है वो ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी है उसको रिप्रेजेंटेशन तो मिला, लेकिन वो ज़्यादातर लोग अपने तक ही सीमित रह गए। उन लोगों का जो काम था, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्योंकि पढ़ के आए विदेश से और उनको इंसिडेंटली मौका मिल गया, जिसके लिए मैं जोगेंद्रनाथ मंडल को सलाम करता हूं कि अगर वो उनकी भूमिका नहीं होती तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने का सवाल पैदा नहीं होता था। केवल उनकी वजह से वो उस पोजीशन में पहुंचे, अदरवाइज वो अगर चुने हुए आदमी नहीं होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी भूमिका वो नहीं रहती। अब उन्होंने जो काम किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ स्थापित करके, हालांकि बाद के टाइम में मंडल साहब को उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ, मतलब उनकी जो गरिमा है उसके खिलाफ भी काम हुआ, पर हम अलग इशू के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो समाज है उसमें जो लोग काम करने वाले हैं, जो परोपकार का दूसरे लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये एक सामाजिक हमारी बुराई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो समाज में काम करने वाले हैं जब वो किसी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं तो वो अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, उसके अलावा किसी का वो चर्चा नहीं करते हैं। और ये पहला ऐसा इंसिडेंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो आम आदमी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेज का, उसके बारे में चर्चा की। और उस चर्चा में ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो कंडीशंस है वो सोशल कंडीशंस की वजह से वो लोग न्याय नहीं उनको मिल पा रहा है, और न्याय कितना कॉस्टली है जी। आज आप देखिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है
उन्होंने जब सरकार को छोड़ दिया तो उन्होंने 4-5 साल प्रैक्टिस किया, और उनके पास जो लोग आते थे तो वो सब कहते थे भाई ये समाज का आदमी है, इसका काम करो, और वो फ्री वाले होते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा लगा कि भाई ऐसे तो काम चलाना, क्योंकि अपना भी सिस्टम चलाना होता है, तो एक रीजनेबल अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए भी जब पैसा नहीं आ रहा था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भेजते थे उनको पूछते थे भाई ये पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। हमारे समाज की समस्या क्या है कि जिसके पास पैसा है वो तो देना नहीं चाहता है, और जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उससे आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी मतलब आप फीस तय करेंगे, उसका केस आप हार जाओगे तो भी वो पैसा दे के जाएगा। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। लेकिन जो आदमी साधन संपन्न है वो नहीं देगा, इस वजह से, क्योंकि हमारे समाज का जो करैक्टर है उसमें प्रॉब्लम है। इस वजह से जो हमारे जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिलने के दो और भी कारण हैं। एक कारण यह है कि जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गवर्नमेंट के पैनल्स होते हैं, गवर्नमेंट के पैनल्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अभी हम पंजाब सरकार ने रिजर्वेशन लागू किया है, लेकिन वो केवल कागज के ऊपर है, अभी वो आया नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम उस केस में जा रहे हैं, 2-3 बार हम गए उस केस में, तो अभी उसमें आगे से आगे डेट लग रही है। वहाँ पे 38% पॉपुलेशन है पंजाब में शेड्यूल कास्ट की, लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन 2% भी वो नहीं दे रहे हैं। तो ये ऐसी जो व्यवस्था है, क्योंकि जब दूसरे लोग रहते हैं तो जो सामाजिक प्रॉब्लम है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो भी सफ़र कर रहा है आदमी, उसकी नॉलेज उसको नहीं होगी, और इस वजह से जो अन्याय है वो बढ़ता जाता है। तो जो राष्ट्रपति का जो इशू उन्होंने जो रेज किया, मैं समझता हूँ एक बहुत अहम इशू है, और जो न्याय व्यवस्था है ये बहुत महंगी हो गई है। महंगी इसलिए हो गई है कि जो इसका जो पूरा सिस्टम है उसमें वर्चस्ववादी सिस्टम काम करता है। एक तरह का सिस्टम है जिसमें पूरा कंट्रोल होता है एक आदमी का, और वो उसके इधर उधर मैटर भी नहीं जाता है। कोर्ट में जब दूसरा आदमी जाता है तो उसको उतना तवज्जो नहीं मिलती, उसके प्रिंसिपल्स को उतना अंडरस्टैंडिंग। तो एक आदमी जो है कोई प्रिंसिपल आर्ग्यू करता है, उसकी पिटीशन डिसमिस हो जाती है, दूसरा आदमी उसी प्रिंसिपल को एक मीगर तरीके से आर्ग्यू करता है, बट उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो समाज में, सामाजिक व्यवस्था में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति में इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दो मुद्दे उठाया आपने। एक तो कहा आपने कि तमाम जगहों का जिक्र किया कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी चीज़ आपने कही कि महंगा है। आप इस सिस्टम के भीतर हैं, तमाम लोगों को देखा आपने, तमाम केस को देखा। आप ये भी आपने ज़रूर स्टडी पढ़ी होगी कि कितने लोग बहुत कम छोटे छोटे जो उनके ऊपर धाराएं होती हैं उसके खिलाफ सालों से जेल में हैं। वो क्या परसेंटेज क्या है? अगर हम देखें जो पैसे वाले जो लोग हैं उनका हिसाब हम देखें तो मुझे लगता है 10 साल पहले के करीब पटियाला हाउस में एक बेलेबल ऑफेंस में 1 करोड़ रुपए फीस ली थी। बेलेबल ऑफेंस मतलब अगर मैं वकील को ना भी करूं, कोर्ट में चला जाऊं तो मेरी बेल होना निश्चित है, मुझे जेल के अंदर नहीं भेजा जा सकता। हालांकि ऐसे केसेस में भी जो कोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे उसको अंदर रखने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन अब ऐसे केस में एक आदमी 1 करोड़ रुपए ले रहा है। हाँ नेचुरली वकील, और कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो हम 15 दिन 20 दिन आर्ग्यू करते हैं, हमें 1 लाख रुपया भी नहीं मिलता है, हमें अपना सिस्टम भी चलाना है। तो ये कोई मतलब इसका पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर ये है कि आपकी कमिटमेंट उसके लिए कितनी है। ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं उनकी सोशल कमिटमेंट नहीं है जब उनको कोई मैटर मिलता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। नहीं, मैं लोगों के बारे में जानना चाह रहा था कि जो लोग जेलों में बंद हो जाते हैं, छोटी छोटी धाराएं लगती हैं जिसमें उनको 1-2 साल में जेल के बाहर आ जाना चाहिए। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जेलों में बंद क्यों है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्योंकि वो गलत जगह चले जाते हैं।
हमारे समाज का आदमी नॉर्मली हमारे समाज के आदमी के माध्यम से ही वकील एंगेज करता है, लेकिन जो ये मिडल मैन है ये ज़्यादातर लोग सही नहीं होते। जब वो सही नहीं होते तो वो उसको गलत जगह ले जाते हैं, इसलिए वो गलत जगह जब चला जाता है तो वो जब तक उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसको एक दो उलझा के रखते हैं। जब वो पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का इशू था, ये 1996 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू हुआ, अजीत सिंह जनेजा के नाम से केस रिपोर्टेड है, पंजाब के लोगों ने 8 डेट में सीनियर एडवोकेट एंगेज किया और 8 डेट के बाद उनके पास पैसा ख़त्म हो गया। तो 9वें दिन भी वो केस चला, 10वें दिन भी चला वो, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और वो जो हमारे वकील होंगे उनका आपस में कोल्यूजन टाइप होगा। 8 दिन में उनका जो पैसा था वो ख़त्म भी करा दिया और 11वें दिन जब वो केस आया तो उसमें कोई आर्ग्यू करने के लिए वकील नहीं था। आप ये देखिए कितनी विडंबना है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ये इसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे लोग ही कर रहे हैं, हमारे अपने लोग जो इसमें मिडल मैन का काम करते हैं वो लोग भी अच्छी भूमिका नहीं निभा रहे, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ रही है। और ये एक हकीकत है कि हमारे जो लोग हैं उनके केसेस में जस्टिस का जो लेवल है वो उस तरह का नहीं रहता, क्योंकि हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो पॉइंट ऑफ व्यू हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, जज की कंडीशन में का तरीका अलग होता है। नहीं, जज की कंडीशन अलग है, वो अलग सोशल कंडीशन से आता है। उसको लगता है यार ये हमारा टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, हम कोई ये ऐसी पेटी चीज़ें सुनने के लिए। तो वो जो माइंड सेट है उसकी वजह से लोग सालों साल जेल में रहते हैं और उनकी जो कंडीशन है वो डे बाय डे डिजनरेट हो जाती है। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं, जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, वो मिडिल मैन का काम करते हैं और सही तरीके से गाइड नहीं करते। नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है। जो लोग भी मिडिल मैन, जो लोग मिडिल मैन मीन्स जैसे आप मेरे पास आए कि मेरा ऐसा केस है तो मैं किसी के पास ले गया तो वो आदमी मिडिल मैन है, क्योंकि वो जो आदमी है वो अपने जानकार किसी के पास ले जाएगा, थोड़ा बहुत जब तक पैसा है वो कोई एप्लीकेशन लगाएगा, पैसा खत्म तो फिर उसके बाद इससे कैसे बचा जाए, क्या तरीका क्या? हमारे अपने आदमी जो है, हमारा अपना समाज जो है, उनकी जो भी भावना है या उनका जो भी मोरल वैल्यूज है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं जैसे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो तय होना चाहिए उतना है, लेकिन इकोनॉमिक रिजर्वेशन का बिल पेश हुआ। इकोनॉमिक रिजर्वेशन पे एक एमपी के पास, मैंने दूसरे चैनल में बोला भी है, मैं कई बार गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये मंडल का जो जजमेंट है इसमें 7 जजों ने कहा है कि ये इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आप ये इशू उठाओ। अरे उसने कहा डॉक्टर साहब 2 महीने में चुनाव आ रहा है, मेरी टिकट कट जाएगी और मैं तो ये नहीं उठा सकता। मतलब मैंने 3, 4, 5 बार उसके पास जाके पूरा एक्सप्लेन किया, बट उसने वो इशू नहीं उठाया, लेकिन फिर भी उसकी टिकट कट गई। तो जो हमारे लोग जिनको मौका मिल रहा है वो लोग अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे, जिसकी वजह से आज ये दशा है। अगर जैसे हम बहुजन मूवमेंट की बात करें तो बहुजन मूवमेंट ने आज पूरा वो सर्वजन बना दिया, हमारे जो लोग हैं उनको पूरा दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से आज सामाजिक तौर पे हमारा पिछड़ापन और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि जो उसके लीडर थे उन्होंने अरबों रुपया कमा लिया होगा, उसको वो एक इररिलेवेंट चीज़ है, लेकिन वो पैसा तो कभी भी ईडी इकट्ठा कर लेगी, कभी भी उनके जिनके पास रखा है वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो उनका सामाजिक दायित्व था जिसकी वजह से वो पार्टी खड़ी हुई, उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। 2 सवाल और हैं मेरे इससे जुड़े हुए। एक तो कि अगर कमज़ोर वर्ग का कोई व्यक्ति किसी मामले में फंस जाए तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको बेहतर तरीके से जल्दी और कम खर्चे में न्याय मिल जाए? क्या उसको सिर्फ अपने समाज के वकीलों के पास जाना चाहिए? नहीं, हमारे समाज के वकील बहुत कॉम्पिटेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के वकील कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन जो जैसे मान लो मैं किसी के पास लेके जाता हूँ वो आगे ले जाता है, तो वो जो बीच में जो आदमी चेन जो डेवलप होती है
उस चेन में ऐसे लोग हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सही जगह नहीं जा पाता। जब वो सही जगह नहीं जाता तो नेचुरली उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर जो चेन में लोग हैं, क्योंकि वो काम तो करते नहीं है, कहने के लिए वो वकील हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल वकालत का काम नहीं करते हैं, लेकिन वो मिडलमैन टाइप का ही काम करते हैं। जब वो मिडलमैन टाइप का काम करते हैं तो वो हमारे समाज को न्याय नहीं दिला सकते। इफेक्टिवली जो वकालत करते हैं, अगर वो उनके पास जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको न्याय मिलेगा और वो सस्ती दर पे न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारे जो लोग जितने भी प्रैक्टिस करते हैं, हम सबको जानते हैं, कोई भी इस तरह की चीटिंग नहीं करता। जो एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि रहता है अपने लोगों उनका कंसर्न रहता है, और इस वजह से ये सारी समस्या हम फेस कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने जो कहा और जो तमाम सवाल छोड़े अदालत के सामने, उन्होंने कहा कि नए जेल बनाने की क्या ज़रूरत है, जेल से कैदी कम करो, उसका कोई फर्क पड़ेगा? आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदय ने बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि जो सामाजिक सिस्टम है उसमें कौन लोग हैं जो जेलों में हैं और क्यों जेलों में हैं, मतलब कितने केसेज को हम जानते हैं। एक जैसे हमारी एक समस्या और भी है, जैसे हमारे लोगों को मौका मिलता है, जैसे चीफ जस्टिस बालकृष्ण को मौका मिला, तो ये जो सारा कानून में जो डायलूशन हुआ ये उनके पीरियड में हुआ। पहले 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती थी और 14 साल में आदमी छूट जाता था, लेकिन उन्होंने कई 2-3 केस ऐसे डिसाइड किए कि लाइफ फॉर लाइफ, जिसकी वजह से आज जेलों में हमारे लोग बंद हैं। तो इसलिए केवल ये मैं इसलिए ये विचित्र समझ रहा हूँ, क्योंकि एक वो थे जिनको मतलब सब सुविधाएं थी, जिनका काम था, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन राष्ट्रपति का ये काम उस तरह से नहीं है, लेकिन वो इतनी कंसर्न है। ये जो सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था इस वजह से खराब हो रही है कि हमारे जो लोग हैं उनको पिक एंड चूज बेसिस पे जब हम चलाते हैं, बाद में वो सिस्टम के आगे स्टैंड नहीं कर पाते। आप हमारी बातचीत में एक सवाल यह भी उठा रहे थे कि जो SC कैटेगरी के लोगों को बड़े पदों पे मौका मिलता है तो वो उस तरीके से स्टैंड नहीं ले पाते, जबकि OBC और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ले पाते हैं। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब, कोविंद जी भी थे इसके पहले। नहीं, कोविंद साहब ने भी अगर वैसे देखें तो किसी इशू पे कोई स्टैंड नहीं लिया। राष्ट्रपति रहना, 5 साल राष्ट्रपति की पोजीशन में रहना, वो कोई विशेष चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समाज की दुख तकलीफ के लिए थोड़ा बहुत आपको काम करना चाहिए। और इस वजह से मैंने ऐसा महसूस किया है, मेरा बहुत संपर्क भी रहा है, क्योंकि जैसे जाट लीडर से पर्टिकुलरली मेरा पर्सनल लेवल पे बहुत संपर्क रहा है। जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो किसी चीज़ पे स्टैंड लेते हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट लीडर है वो किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं लेता, और वो जिधर का हवा दिखती है वो उधर ही बहने को लगता है। जो भी प्रिंसिपल पे आप खड़ा करो आज उसको, जब उसको लगेगा मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ या मैं सिंगल आउट हो गया हूँ, तो वो तुरंत अपना प्रिंसिपल बदल लेगा। लेकिन शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो इस तरह से पाला नहीं बदलते। इसलिए मैं समझता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपना जो मोरल पॉलिसिंग है या मोरल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जब उस पोजीशन में होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बहुत इफेक्टिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते अपने समाज के लिए। जब आप एक पोजीशन में होते हैं तब अलग बात है, जब वो आदमी रिटायर हो जाता है तो वो चाहता है मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस रिजर्वेशन की बात कही जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और होता भी है, वो किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। वो किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पूरे समाज का रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्ति समाज की बात करे, ना कि सिर्फ अपनी भलाई देखे। और इसी वजह से संभवतः स्थिति बिगड़ रही है और शेड्यूल कास्ट के लोग, जैसा कि सर कह रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पाते हैं। जब तक कोई स्थिति नहीं बदलेगी तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।